नमस्कार, साटे शिक्षा समूह में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने गद्य और पूरक पठन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले ली है। उसमें क्या क्या बताया है यह भी हमने देख लिया है। बच्चों, आज इस तासिका में हम देखते हैं कि इस गद्य विभाग पर और पूरक पठन पर किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, पद्य विभाग जो है वह सरजी लेने वाले हैं, इसी कारण मैं आपको सिर्फ गद्य और पूरक पठन के बारे में ही जानकारी बताती हूँ। देखते हैं हम किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने देख लिया है गद्य विभाग पर 8 अंकों के लिए पाठ्य पुस्तक पर आधारित मतलब पठित पाठ के परिच्छेद आने वाले हैं, है ना। अपठित हमने यहाँ पर नहीं लिए हैं, अपठित बाहर के ही होंगे, तो आपको उसी का अध्ययन स्वयं करना पड़ेगा। कौन सा आएगा यह तो हम बता नहीं सकेंगे, है कि नहीं। तो आज हम देखते हैं हमारे पाठ्यक्रम में जो भी पाठ है उसी पर आधारित परिच्छेद और उस पर आधारित प्रश्न देखते हैं बच्चों। गद्य विभाग, देखिए 8 अंकों के लिए एक परिच्छेद होगा। प्रश्न होगा प्रश्न क्रमांक 1 अ और आ के लिए भी। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। देखिए, पहला मैं पढ़ती हूँ, आप भी अच्छी तरह से ध्यान दें, क्योंकि हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो ही हम समझेंगे कि इस परिच्छेद में क्या क्या कहा गया है और बाद में इसके नीचे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उस पर आधारित हम अच्छी तरह से जवाब दे सकेंगे। बच्चों, पहले 2 प्रश्न 2 अंकों के लिए मतलब कुल 4 अंकों के लिए जो प्रश्न है वे इसी पर ही आधारित है, क्योंकि अगर यह परिच्छेद हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया तो ही हम अच्छी तरीके से उसके जवाब लिख सकते हैं, क्योंकि वह आकलन कृति है। बाकी के 2 है वह व्याकरण पर आधारित है, ठीक है नहीं, शब्द संपदा और अंतिम स्वमत जो है ना। तो पहले 2 प्रश्न लिखने के लिए यह हमें अच्छी तरह से आकलन इसका होना जरूरी है। इसलिए हमें यह जो भी परिच्छेद है बिल्कुल ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो देखिए बच्चों, यह परिच्छेद। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? कराहते हुए लेखक ने पूछ लिया है। आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि यह परिच्छेद है वह कौन से पाठ में से है। कौन से पाठ में से है बच्चों? वारे हमदर्द, है कि नहीं। तो देखिए आगे क्या होता है। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। मैंने कितने जल्दी से बता दिया। लेखक का कहना वही है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। किस लिए? यह सब बताने के लिए। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। देखिए, हर एक वाक्य आप अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़िए, ताकि जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तब आपको अच्छी तरह से यहाँ पर जो भी जवाब है वह ढूंढने में आसानी होगी। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। देखिए क्या कह रहे हैं वे। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। देखिए, ये एक हास्य निबंध ही है, हमें पढ़ते ही हंसी आती है। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है।
जिसके मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, परंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण ही है। देखिए बच्चों, यह जो परिच्छेद है यह हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब इस परिच्छेद पर किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं यह हम देखते हैं। कृति क्रमांक 1 है आकलन। कृति, आकृति, इनकी जो मात्राएं हैं यह पहली होती है। यहाँ पर एक गलत है, ध्यान में रखिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, इसी कारण यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। ये जो मात्रा है कृति की थी पहली है। देखिए, आकलन कृति है। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। जो भी प्रवाह तालिका है उसे हमें पूर्ण करना है। इसके जवाब जो है यह हमें यहाँ पर मिल ही जाएंगे। देखिए, लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर। देखिए, लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर, लेखक ने कौन सा प्रश्न पूछा और उसके कौन कौन से जवाब मिले, यहाँ पर हम देख ही सकते हैं। यहाँ पर अभी अभी मैंने पढ़ ही लिखा है ना? क्या मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा था क्या? जब लेखक ने कहा मैं कहाँ हूँ, तब उसके जवाब क्या मिले? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। नंबर 1, आपका एक्सीडेंट हो गया था, है कि नहीं? सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरे ने बहुत ही जल्दी से यह बता दिया था। ये बातें अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हमने अच्छे तरीके से यह परिचित पढ़ा है तो इसका जवाब हम सही ढंग से और बिल्कुल जल्द में लिख सकते हैं। बच्चों, हमें बहुत ही आसान लगता है कि परिच्छेद पर आधारित ये जो कृति पत्रिकाएं हैं तो हम झट से छुड़ा सकते हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा अब हमें समय लगता है, क्योंकि हमें 2 बार 3 बार यह परिच्छेद पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहली बार ही हम अच्छी तरीके से यह परिच्छेद पढ़ते नहीं, इसी कारण 2 बार या 3 बार वह हमें पढ़ने लगता है। ध्यान में रखें कि पहले ही हम अच्छे तरीके से यह परिच्छेद पढ़ ले। बार बार मैं आपको कह रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर आप उत्तर लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने उत्तर भी दिए हैं। तो ये जो उत्तर है यहाँ पर मौजूद है, लेकिन परिच्छेद में कहाँ पर है यह भी हमें पता होना आवश्यक है। इसी कारण मैं परिच्छेद में भी बता रही हूँ। देखिए, उत्तर वही है कि नहीं? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। ये जो प्रश्न है बच्चों, इन चारों के लिए, मतलब हर एक के लिए आधा आधा अंक है, मतलब चारों के लिए 2 अंक आपको हासिल हो सकते हैं। अच्छी तरह से आपने जिस तरीके से प्रवाह तालिका दी हुई है उसी तरीके से आपको प्रश्न पत्र, मतलब उत्तर पत्र में वह जवाब लिखना है। प्रश्न पत्र में जिस तरीके से आकृतियां दी गई है उन्हीं आकृतियों में आपको जवाब लिखना है। यहाँ पर देखिए क्या है, आयत है तो आयत में लिखें, चौकर है तो चौकर में लिखें, गोल है मतलब सर्कल है तो सर्कल में लिखिए। जिस तरीके से आकृति वहाँ पर दी गई है, मतलब प्रश्न पत्र पर दी गई है, उसी तरीके की आकृति निकालने की कोशिश कीजिए। हाँ, जैसे कि वैसे वहाँ पर अगर स्टार है तो जैसे कि वैसे आएगा ही ऐसा नहीं, लेकिन उसी तरीके की आकृति आप निकालने की कोशिश जरूर कीजिए। अगर आप वहाँ पर आकृतियाँ जो बॉक्स हमें दिखाई देते हैं वो आप निकालते नहीं तो आपका अंकदान ठीक ढंग से नहीं होगा बच्चों। इसी कारण जो भी प्रश्न पत्रिका पर सूचनाएं दी होती है वह भी आप अवश्य पढ़ लीजिए। आप पेंसिल या पेन का इस्तेमाल आकृतियों के लिए कर सकते हैं। जितने अच्छे ढंग से आप यह उत्तर पत्रिका छुड़ाएंगे उतने ही आप अच्छे तरीके से अंक प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, यह हुआ आकलन 1, मतलब कृति 1 हुई। दूसरी कृति देखते हैं हम। देखिए, कृति क्रमांक 2, आकृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 है, लेखक के टांगों की स्थिति। देखिए, हमने पाठ परिच्छेद पढ़ा ही है। लेखक के टांगों की स्थिति क्या है? एक टांग कहाँ पर है, एक टांग कहाँ पर है, यह हमें पता है, तो हम झट से वह क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं, यहाँ पर जवाब लिख सकते हैं।
बच्चों क्या है टांग की स्थिति? एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, दूसरी रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। बराबर है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है, तो आप इसी तरीके से आकृतियां निकालेंगे और आकृति में मतलब यहाँ पर ये जो जवाब है यहाँ पर आप अच्छी तरह से लिखेंगे। पहले बच्चों आप जवाब लिखें, बाद में आकृति निकालें। पहले ही आप आकृति निकालेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका अक्षर का टाइप बड़ा हो और उसे आकृति में ना बैठे। इसी कारण आप पहले उत्तर लिखिए और बाद में उसके बाजू में जो भी आकृति है वह आकृति निकालें। समझ गए बच्चों? यहाँ पर इसका पहला जवाब क्या आएगा? एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे स्टैंड पर लटक रही थी। बराबर। अब देखते हैं हम कृति क्रमांक 3। अगला शब्द संपदा। हमने प्रश्न पत्र के प्रारूप में देख ही लिया है कि किस तरीके से ये जो शब्द संपदा है इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, है कि नहीं? मतलब उसमें समानार्थी शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द होंगे, विलोमार्थी शब्द होंगे, लिंग, वचन, है ना, इस तरह से मतलब उपसर्ग होंगे, प्रत्यय होंगे। ये जो सभी है तद्धित शब्द होंगे, तत्सम शब्द होंगे, ये सभी शब्द अंग्रेजी शब्द होंगे, ये यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या पूछा है शब्द संपदा में। देखिए, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, सूचना के अनुसार उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है जवाब। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? लिंग पहचानिए। जवाब का हमें लिंग पहचानना है। लिंग कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। तो उसमें से कौन सा है यह हमें ढूंढना है और यहाँ पर इस आकृति में लिखना है। यहाँ पर देखिए जवाब ही शब्द है, उसका विरुद्धार्थी शब्द हमें कहाँ लिखना है? इस बॉक्स में लिखना है। जवाब का वचन परिवर्तन करना है तो यहाँ पर उसका जवाब लिखेंगे और जवाब का समानार्थी शब्द यहाँ पर देखिए। एक ही प्रश्न में उन्होंने कितने सारे प्रश्न मतलब समानार्थी आया है, विरुद्धार्थी आया है, लिंग आया है और वचन भी आया है। ठीक ढंग से बच्चों यह हमें पढ़ना है। वचन परिवर्तन कीजिए मतलब हमें बदलना है, लेकिन ऊपर क्या है? लिंग पहचानिए मतलब पहचानना और परिवर्तन करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। यह अच्छी तरह से आप ध्यान में रखें। ठीक है बच्चों, तो जवाब का समानार्थी शब्द क्या होगा? उत्तर होगा, जो कि हम उत्तर पत्रिकाओं में उत्तर ही लिखते हैं। जवाब का समानार्थी शब्द है उत्तर, तो यह उत्तर यहाँ पर आएगा। इसका विरुद्धार्थी शब्द प्रश्न होगा, तो यहाँ पर प्रश्न लिखेंगे। जवाब लिंग कौन सा है? जवाब का पुल्लिंग है, तो यहाँ पर पुल्लिंग लिखेंगे। और वचन परिवर्तन हम करते हैं, जवाब का जवाब है ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं बच्चों, तो जवाब का वचन परिवर्तन जवाब ही रहेगा। यहाँ पर मैंने उत्तर भी दिए हुए हैं। यहाँ पर प्रश्न फिर से दिया नहीं है, ये आकृति निकालकर सिर्फ उत्तर बताए गए हैं। ध्यान में रखिए, नहीं तो आप कहेंगे ये किस लिए दिया है। पुल्लिंग ऊपर है, जवाब यहाँ पर है, उत्तर यहाँ पर आएगा, प्रश्न वहाँ पर आएगा। समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है। अगला और चौथा प्रश्न परिच्छेद पर ही आधारित होगा। स्वमत मतलब हमारी अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति हमारी कैसे होनी चाहिए? सकारात्मक होनी चाहिए। जो भी देखो बच्चों, हमारे जो भी विचार होते हैं वह सामने वाला सुनता है, पढ़ता है, तो उस पर भी असर हो सकता है। बड़े बड़े लोगों के विचार हम सुनते हैं, उससे हम प्रभावित होते हैं, उनसे कुछ न कुछ प्रेरणा लेते हैं और इसी कारण हम आगे आगे उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। और बच्चों क्यों ना हम भी बड़े हो जाए, हमारे भी विचार ऐसे हो। और हमें नकारात्मक सोच नहीं रखनी है। जो भी यहाँ पर विषय दिया हुआ है उसके बारे में हमें सकारात्मक ही सोचना चाहिए। देखिए, जो भी बात बताई है उसके बारे में हम अच्छे तरीके से सोचते हैं तो हमारे विचार भी अच्छे अच्छे निकलते हैं। बच्चों ध्यान में रहे, स्वमत लिखते वक्त हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। हाँ, उसके जो भी नकारात्मक
जो भी नकारात्मक दृष्टियां हैं वह भी बताने की कोशिश करें, लेकिन हमारी सोच वैसी नहीं होनी चाहिए। यही मैं समझा रही हूँ। समझ गए बच्चों? तो इस पर आधारित ऐसा प्रश्न आ सकता है स्वमत क्या कि सार्वजनिक अस्पतालों के बारे में आपकी राय क्या है? सार्वजनिक अस्पताल के बारे में आपकी राय क्या है? और देखिए, ये जो स्वमत है यह लिखते वक्त हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है या महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है, यह हम पहले देखते हैं, बाद में हम स्वमत लिखते हैं। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़कर समझें। जो भी स्वमत का प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न पहले ध्यान से पढ़ें और वह प्रश्न क्या पूछा गया है यह समझें। बराबर बच्चों? दूसरा देखिए, उत्तर को अपने शब्दों में ही लिखें। उन्होंने हमें प्रश्न ही दिया है स्वमत, मतलब हमारा मत है, तो वह जो मत है वह मेरा है और दूसरों के शब्दों में लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। वह प्रश्न मुझे मेरे ही शब्दों में सुलझाना है, लिखना है। इसी कारण यहाँ पर कहा है उत्तर को अपने शब्दों में ही लिखें। तीसरी बात महत्वपूर्ण देखिए, परिच्छेद के वाक्य स्वमत में मत लिखें। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं हमने देख लिए हैं, बहुत सारे छात्रों के ऐसे परिचय हमने जांचे हैं कि उसमें वे क्या करते हैं, स्वमत लिखे तो जो भी परिचय दिया हुआ है उसमें से 3-4 पंक्तियां लेते हैं और जैसे कि वैसे वहां पर लिखते हैं। पहली 4 हो, बीच वाली हो या अंतिम 4 हो, वे लेते हैं जैसे कि वैसे लिखते हैं। उन्हें लगता है कि अध्यापक कोई समझ नहीं पाते, लेकिन अध्यापक तो अध्यापक होते हैं बच्चों, वे सब कुछ समझते हैं। उन्हें तो किताब पूरी तरह से पता होती है, आपके विचार भी उन्हें पता होते हैं। इसी कारण आप क्या लिखते हैं और कहाँ का लिखते हैं वे अच्छी तरह से समझते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए। जो भी वहाँ पर पंक्तियाँ दी होती है वो वैसे की वैसी वहाँ पर मत निकालें। आमतौर पर परिच्छेद के वाक्य हमें लेने ही नहीं है। अगला देखिए, निरीक्षण और विचार कर सरल शब्दों में लिखें। निरीक्षण कीजिए और थोड़ा सा विचार कीजिए और विचार करके उन्हीं विचारों को शब्दों में लिख लीजिए, है कि नहीं? बहुत ही आसान है। भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण के प्रवाह पर ध्यान दें। हमारी भाषा शैली सहज और सरल होनी चाहिए, सादगी भरी होनी चाहिए। सामने वाला सुनते ही या पढ़ते ही हमारे विचार समझ सके, इतनी धारा प्रवाही हमारी भाषा होनी चाहिए। पहला वाक्य कह रहा है एक, दूसरा बराबर अलग, तो सामने वाला वह पढ़कर भी नहीं समझ पाएगा। इसी कारण हमारी जो भी भाषा है वह सहज होनी चाहिए, साथ ही साथ सामने वाला अच्छी तरह से समझ सके, ऐसे अर्थपूर्ण भी होनी चाहिए। आगे देखिए, उत्तर 7 से 8 वाक्य में होना आवश्यक है। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि स्वमत हम लिखते हैं लेकिन कितने वाक्यों में लिखे, कितने शब्दों में लिखे, यह हम समझ नहीं पाते। बच्चों, हमारा जो विचार है वो कम से कम 7-8 पंक्तियों में तो हमें प्रस्तुत करना ही चाहिए। तो इतना ठीक है, 7-8 पंक्तियों में आप स्वमत लिखें। वाक्यों को दोबारा न लिखें। यहाँ पर देखिए, परिच्छेद के वाक्य कई छात्र लिखते हैं जैसे कि वैसे लेते हैं, कई छात्र अपने विचार लिखते हैं लेकिन वही वाक्य दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए बच्चों, जो भी वाक्य आप लिखते हैं वह एक बार लिख दिए। इसका मतलब यह कि भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण की ओर आपका ध्यान होना आवश्यक है। मतलब बार बार वही जो पुनरावृत्ति होती है उसे आप रोक सकते हैं। हमारी अभिव्यक्ति, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों, बिल्कुल ध्यान में रखिए। जब भी हमारी अभिव्यक्ति हम प्रस्तुत करते हैं, मतलब हमारे विचार हम प्रस्तुत करते हैं, हमारी अभिव्यक्ति होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी व्यक्ति, संस्था, समूह, जाति, धर्म, भाषा आदि का अपमान नहीं होना चाहिए। हमारे विचार से किसी भी संस्था हो, समूह हो, व्यक्ति हो, धर्म हो, जाति हो, पंथ हो, संप्रदाय हो, कोई भी हो, उसका अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही विचार हमें प्रस्तुत करने हैं। अगर ऐसा होता है
तो यह बिल्कुल बुरी बात मानी जाती है और गलत भी है। इसी कारण बच्चों, स्वमत लिखते वक्त ये जो बातें मैंने अभी बताई हैं वह बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इन्हें ध्यान में रखकर ही आप स्वमत लिख सकते हैं। बच्चों, कुल मिलाकर 10 अंकों के लिए हमें स्वमत लिखना है। देखिए, परिच्छेद में गद्य विभाग में 3 है, तो हर एक के लिए 2-2, मतलब 3 परिच्छेद पर 3 स्वमत आएंगे, मतलब 6 अंक यहाँ पर ही हो गए। अब पूरक पठन पर जो भी गद्य विभाग और पद्य विभाग है उस पर भी हमें स्वमत ही पूछे जाएंगे, तो वे 2-2 मतलब 4 हुए, कुल मिलाकर 10 हुए। और 10 अंकों के लिए हमें स्वमत लिखना आवश्यक है, तो ये बातें आप स्वमत लिखते हुए जरूर ध्यान में रखिए। बच्चों, स्वमत जो होता है वह अपना मत होता है, स्वयं का मत होता है, तो इसे आप लिखिए ही। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि यह तुम्हारा मत गलत है। इसका मतलब पहले ही मैंने आपको समझाया है कि गलत है ऐसा कोई नहीं कहेगा, इसी कारण आप नकारात्मक नहीं लिखेंगे, आप सकारात्मक ही लिखेंगे, क्योंकि जो महान व्यक्ति होते हैं उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, उसी तरीके से ही हमें महान बनना आवश्यक है। पहले ही मैंने आपको समझा दिया है। समझ गए बच्चों, स्वमत आप किस तरह से लिखेंगे। इस तरीके से स्वमत, यह चौथा प्रश्न होगा 2 अंकों के लिए। अब अभी जो हमने परिच्छेद देखा है उसी पर आधारित प्रश्न ऐसा हो सकता है कि सार्वजनिक अस्पतालों के बारे में आपकी क्या राय है। आप इसका जवाब दे सकते हैं। कई छात्र कहेंगे कि सार्वजनिक अस्पताल बहुत अच्छे होते हैं, उनसे जो आम जनता है वह इलाज लेती है, वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वह अच्छे तरीके से सभी की जांच करते हैं, उन्हें दवाइयाँ देते हैं, है कि नहीं। कई छात्र ऐसे कहेंगे कि सार्वजनिक ये जो अस्पताल हैं इसमें पूरी तरह से सुविधाएं मौजूद नहीं होती। जो बड़ी बड़ी एक्सरे वाली जो सुविधाएं होती हैं उनके लिए आम जनता को दूसरी अस्पताल में जाना पड़ता है। इस तरीके की भी बातें वहाँ पर हो सकती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपने विचार लिख सकते हैं। समझ गए बच्चों किस तरह से? पहले 2 प्रश्न आकलन पर हो गए, तीसरा शब्द संपदा पर होगा और चौथा स्वमत पर। हम देखते हैं अगला और एक उदाहरण हम देखते हैं बच्चों। आ, इसमें से कौन सा भी अ के लिए आ सकता है, कौन सा भी आ के लिए आ सकता है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। जिस तरह से अ वाला था उसी तरह से आ वाला भी है। देखिए, प्रिय सरोज, मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में न दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। बच्चों ध्यान से पढ़ना है, हमें क्या क्या बताया है। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ही न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कूड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके।
ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा कि उन्हें परेशानी हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने ये जो परिच्छेद है यह अच्छी तरह से पढ़ लिया है। इस पर आधारित किस तरीके से प्रश्न होंगे यह अब हम देखते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। आकलन कृति ही है यह। प्रश्न पहला है, कृति क्रमांक 1 है, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल या आकृति कौन से भी शब्द हो, यहाँ पर जो भी ब्रैकेट आए हुए हैं यह हमें कंप्लीट करने हैं। देखिए प्रश्न क्या है, आश्रम में आने वाली महिलाओं के लिए आचार संहिता। देखिए यहाँ पर ये जो परिच्छेद आया हुआ है यह कौन से पाठ का है बच्चों, महिला आश्रम। काका कालेलकर जी ने लिखा हुआ है, प्रिय सरोज के नाम लिखा हुआ यह खत है, पत्र है कि नहीं। तो यहाँ पर आश्रम के बारे में वे पत्र लिख रहे हैं और वे कहते हैं कि आश्रम कैसा होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो आचार संहिता बनाई हुई है उसमें कौन कौन सी बातें आती है यह यहाँ पर उन्होंने दी हुई है और हमें पूछी भी है। और देखो बच्चों, यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। क्या है, आश्रम में आने वाली महिला खाने पीने और वस्त्रों की व्यवस्था स्वयं करेगी। पहला क्या आएगा जवाब, आश्रम में आने वाली महिला खाने पीने और वस्त्रों की व्यवस्था स्वयं करेगी। दूसरा देखिए, पहचान और परिचय के बिना किसी को यहाँ दाखिल नहीं किया जाएगा। जिसकी पहचान है उसे ही यहाँ पर दाखिल किया जाएगा। अगला देखिए तीसरा, दाखिल हुई कोई महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। जिसे भी दाखिल किया गया है वह जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। और अगला है, आश्रम को ठीक न लगे तो नोटिस देकर, कितने दिनों की हमने पढ़ लिया है, 1 महीने से लेकर 3 महीने तक, पहले उसे नोटिस देनी है और बाद में उसे आश्रम छोड़ने के लिए कहना है। तो आश्रम को ठीक न लगने पर नोटिस देकर किसी भी महिला को हटाया जा सकता है। और ये क्या है, आचार संहिता किसकी है, आश्रम की। अगर हम अच्छे तरीके से यह परिच्छेद जो है पढ़ते हैं तो हम ठीक ढंग से और झट से, बिल्कुल जल्दबाजी में यह जो जवाब है वह लिख सकते हैं। बराबर बच्चों, आगे देखिए। दूसरी कृति है, पहली कृति 2 अंकों के लिए हमने देखी, दूसरी कृति देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए। यह भी 2 अंकों के लिए ही है। आश्रम का वातावरण एवं व्यवस्था। आश्रम का वातावरण कैसा होना चाहिए और वहाँ की व्यवस्था क्या है यह कालेलकर जी ने वहाँ पर बताई है। तो कैसा वातावरण है और उसकी व्यवस्था कैसी है यह हमने परिच्छेद में देख लिया है। तो क्या आएगा जवाब, आश्रम में सदाचार, भक्ति और सेवा का वातावरण रहेगा। कैसा रहेगा वातावरण, सदाचार होगा, भक्ति और सेवा। बराबर। आगे है, सादगी का आग्रह होगा। सादगी का आग्रह होगा। अगला है, आश्रम का वातावरण कलह कुड़न से मुक्त और स्वतंत्र होगा। कलह कुड़ा मतलब झगड़े डंटे जो होते हैं, है ना। हम वहां पर झगड़ा करने के लिए गए हैं, जो भी आश्रम में प्रवेश लेते हैं वे लोग वहां पर झगड़ा करने के लिए जाते हैं नहीं। तो उस कलह कुड़न से, झगड़े से वहां का वातावरण मुक्त ही होना चाहिए। अगला है, आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। मतलब मैं इस धर्म का हूँ, उस पंथ का हूँ, संप्रदाय का हूँ, ऐसा वहाँ पर न हो। सभी धर्म एक है, सर्वधर्म समभाव, यही भाव सभी के मन में होने आवश्यक है। मतलब वह जो आश्रम है सभी धर्मों के लोगों को वहाँ पर प्रवेश देगा। मतलब वहाँ पर सभी धर्म के लोग आ सकेंगे इस तरह से। मतलब यहाँ पर महिला आश्रम है तो वहाँ पर सभी धर्म, जाति, पंथ की महिलाएं आएगी। अगला अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, शब्द संपदा पर आधारित। शब्द संपदा में कौन कौन से प्रश्न आते हैं हमने देख ही लिए हैं। यहाँ पर देखते हैं हम क्या क्या आया है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में से ढूंढ कर लिखिए। देखिए ऐसे भी प्रश्न होते हैं। पिछले परिच्छेद में हमने देख लिया कि लिंग पूछा है ना, लिंग पहचानने के लिए कहा है, वचन परिवर्तन करने के लिए कहा था, समानार्थी शब्द बताओ, विरुद्धार्थी शब्द बताओ। एक ही प्रश्न में एक प्रश्न पूछे थे। अब यहाँ पर
यहाँ पर जब भी प्रश्न पूछा गया है वह जो शब्द दिए हुए हैं इसी अर्थ के शब्द परिच्छेद में आए हुए हैं और वे शब्द हमें ढूंढने हैं। अगर हम ठीक तरह से परिच्छेद पढ़ते हैं तो झट से हमें ये जवाब मिल जाते हैं। देखिए, समाचार पत्र, इंतजाम, आशंक, भार। देखिए बच्चों, ये सभी शब्द इस परिच्छेद में है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं इस शब्द के समानार्थी, पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द इस परिच्छेद में मौजूद हैं। तो वे कौन कौन से हैं यह हमें ढूंढने के लिए पहले इनके समानार्थी शब्द पता होने आवश्यक है। समाचार पत्र को हम क्या कहते हैं? अखबार कहते हैं। तो अखबार यह शब्द आया हुआ है। इंतजाम, यहाँ पर ये जो बिंदी है नहीं है, मतलब अनुस्वार नहीं है, ध्यान में रखिए यह शब्द इंतजाम है। इंतजाम का व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था यह शब्द प्रश्न में भी आ चुका है और इंतजाम मतलब समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द व्यवस्था। आशंक मतलब बेखटके, बेखटक यह भी शब्द है, परिच्छेद में मौजूद है। तो आशंक का अर्थ बेखटक है, यह आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका जो भी अंक है हासिल कर सकते हैं। अगला है भार। भार मतलब बोझ, यह भी शब्द परिच्छेद में मौजूद है। देखिए बच्चों, इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पर पर्यायवाची दिया है, विलोमार्थी भी हो सकते हैं, यह आप ध्यान में रखिए। मतलब विलोमार्थी के लिए यही शब्द होंगे ऐसी बात नहीं, अलग शब्द होंगे। समझ गए बच्चों? यह है 2 अंकों के लिए। अगला है स्वमत। चौथा जो है वह स्वमत। देखिए, स्वमत के लिए कौन सा प्रश्न पूछा गया है? आश्रमों की आवश्यकता विषय पर अपने विचार लिखिए। आश्रमों की जो आवश्यकता है उसके बारे में हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि ये जो विचार है वह हमारे होने चाहिए। परिच्छेद में जो भी वाक्य दिए हुए हैं उन्हें नहीं लिखने हैं, साथ ही साथ हम जो भी वाक्य लिखते हैं उन्हें रिपीट नहीं करना है। और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से उन्होंने दिया हुआ है। हमारे देश में आश्रमों की कल्पना बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। बच्चों, अगर हम अलग अलग तरीके के जवाब पढ़ते हैं तो हमें भी उत्तर लिखने में नई नई कल्पनाएं आ जाती हैं। इसी कारण आप वाचन कीजिए। सिर्फ पाठ्यपुस्तक का ही वाचन आप न करें, जो भी दूसरी किताबें हैं जैसे कि उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, इनका भी आप अच्छी तरह से वाचन करें। साथ ही साथ बड़े बड़े लोगों के जो भी आत्मकथाएं होती हैं वे भी आप पढ़ें। ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आश्रम मतलब क्या है या आश्रम की जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है। हमारे देश में आश्रमों की कल्पना बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। राजा महाराजा बूढ़े हो जाने पर राजपाट छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम अपना लेते थे। जो 4 आश्रम है वह आपने इतिहास में पढ़े ही होंगे। तो इसमें से एक मतलब पूरी तरह से गृहस्थाश्रम हो जाने के बाद वानप्रस्थाश्रम था, है ना। तो राजा लोग पहले जमाने में, आजकल तो राजा नहीं है, है ना, प्रजातंत्र आ गया है, आजकल हम नहीं देखते यह। वानप्रस्थ आश्रम अपना लेते थे और अपना शेष जीवन जंगलों में कुटी बनाकर सामान्य मनुष्य की तरह बिताया करते थे। पर आज वैसा समय नहीं रहा और राजा महाराजा भी नहीं रहे। अब समाज में नई तरह की समस्याएं खड़ी हुई हैं। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। संयुक्त परिवार मतलब सभी इकट्ठे, दादा दादी हो, चाचा चाची हो, हम हो, मतलब सभी इकट्ठे रहते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त परिवार, है कि नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि हम सिर्फ माता पिताओं के साथ रहते हैं, बराबर। मेरा भाई या बहन, माता और पिता, दादा दादी गांव में होते हैं, चाचा चाची कहाँ पर होते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन बच्चों ऐसा न हो, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी, पूरा संसार ही मेरा एक कुटुंब है, परिवार है। यही जब हम भावना अपनाते हैं तो बहुत बड़ी बात बनती है। लेकिन आजकल क्या परिस्थिति है? संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहे हैं, इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। ऐसे में बच्चे घर से भागते हैं, वृद्ध माता पिता बेटे बहू के लिए भार लगने लगते हैं। इन सब समस्याओं से आधुनिक ढंग के आश्रमों को जन्म दिया है।
इसके परिणाम स्वरूप आज देश में वृद्धाश्रम, महिला आश्रम तथा बाल आश्रम मतलब बाल सुधार गृह जैसे आश्रमों का निर्माण किया जा रहा है। इन आश्रमों में तिरस्कृत, उपेक्षित और परित्यक्त बच्चों, महिलाओं और वृद्धों को सहारा मिलता है। देखिए यहाँ पर तिरस्कृत मतलब जो घर में सभी लोग हैं वे उनका तिरस्कार करते हैं, घृणा करते हैं, इसी कारण वे घर छोड़कर आते हैं। उपेक्षित मतलब कोई उन्हें है ही नहीं, इस तरह से छोड़ दिया है, बोझ लगता है, उसी तरह से। परित्यक्ता मतलब भी छोड़ दिया, मतलब जैसे कि स्त्रियों को जो छोड़ी हुई होती है। अभी आप छोटे हैं समझ नहीं पाएंगे, बड़े हो जाने के बाद परित्यक्त का अर्थ अच्छी तरह से समझ जाएंगे। महिलाओं और वृद्धों को सहारा यहाँ पर मिलता है, मतलब ऐसे लोगों को यहाँ पर सहारा मिलता है। कहाँ पर? आश्रम में। इन आश्रम में इन्हें अपना सुरक्षित जीवन जीने का अवसर मिलता है। आश्रम आज के समय की आवश्यकता है। देखिए बच्चों, ये जो आश्रम है इसी पर किस तरीके से सकारात्मक दृष्टि से देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जो वृद्धों का आश्रम है मतलब वृद्धाश्रम, ये निकले हैं इसी कारण वृद्ध घर से बाहर गए हैं। अगर वृद्धाश्रम नहीं होते तो वृद्धों को घर में ही रहना पड़ता। ऐसे भी विचार कई छात्र कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो भी हमारे विचार हो वे सकारात्मक ही हो तो आप ठीक ढंग से लिख सकेंगे। आगे देखते हैं हम पूरक पठन विभाग पर कुछ उदाहरण। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। देखिए बच्चों, पूरक पठन पर आधारित किस तरह से प्रश्न आएंगे। हमने अभी देखा कि जो भी गद्य पाठ पर आधारित परिच्छेद आए हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रश्न होंगे। सिर्फ एक भेद होगा बच्चों, यहाँ पर हमने गद्य विभाग में जो परिच्छेद देखे वे 8 अंकों के लिए थे और यहाँ पर पूरक पठन पर आधारित 4 अंकों के लिए है। अब यहाँ पर हम परिच्छेद न पढ़ते हुए सिर्फ प्रश्न किस तरीके से आते हैं यह हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये परिच्छेद है और इसी परिच्छेद पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए यह जो परिच्छेद दिया हुआ है गद्य पर आधारित है, बूढ़ी काकी इस पाठ में से है। तो यहाँ पर बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन, व्यंजन मतलब पदार्थ, ये सभी पदार्थ इस परिच्छेद में मौजूद हैं, वे आपको ढूंढकर लिखने हैं। यहाँ पर मैंने जवाब दिए हुए हैं। पुड़िया मतलब पूरी, मसालेदार तरकारी, तरकारी मतलब सब्जी है, रायता, रायता आपको पता है, कचौड़िया मतलब कचौरी। ये जो व्यंजन है, व्यंजन मतलब पदार्थ, यह देखकर उसका मुंह ललचाता है, मतलब खाने के लिए जी उसका ललचाता है। यह प्रश्न 2 अंकों के लिए बच्चों है। देखिए गद्य में कौन सा फर्क है और पूरक पठन में कौन सा फर्क है। अगला है स्वमत। जिस तरह से गद्य पर स्वमत पूछा जाता है उसी तरह से यहाँ पर पूरक पठन पर गद्य हो या पद्य हो उसी पर भी स्वमत पूछा जाता है। तो लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। आपको यह सब पढ़ना है बच्चों। वे मैंने गद्य के जो परिच्छेद है सब कुछ पढ़कर आपको दिखाए हैं, यह आप स्वयं पढ़ ले। अब देखिए ये जो पूरक पठन है इस पर आधारित गद्य भी है और पद्य भी है। गद्य पर आधारित 4 अंकों के लिए प्रश्न हमने देखे। पहला प्रश्न आकलन कृति पर आधारित देखा है, दूसरा प्रश्न है स्वमत पर आधारित। ठीक है, अब हम देखते हैं पद्य पर आधारित। ये भी पूरक पठन ही है लेकिन पद्य विभाग है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है यह पद्यांश है, यह आप अच्छी तरह से पढ़े और इस पर आधारित ये जो प्रश्न है यह आप छुड़ा दे। यहाँ पर भी हमें कितने अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं? 4 अंकों के लिए ही। आकलन कृति 2 अंकों के लिए, स्वमत 2 अंकों के लिए। तो देखते हैं, आकृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और ऋतु। बच्चों इस तरीके से जो प्रश्न होते हैं इसमें आप एक बात ध्यान में रखिए, जो प्रश्न पहला पूछा गया है उसी का उत्तर आप पहला लिखें। क्रमशः जो क्रम होता है वह ध्यान में रखें। हाइकू में प्रयुक्त महीना, महीना कहा है तो यहाँ पर आप पहला महीना लिखेंगे, यहाँ पर ऋतु लिखेंगे। और महीना कौन सा है हाइकू में? फागुन महीना है। और ऋतु कौन सी है? बसंत ऋतु है। यह आप जरूर ध्यान में रखें। ये क्रम से ही हम जवाब लिखेंगे। हाइकू यह कविता का नाम है, प्रकार है।
ध्यान में रखिए। तो आप कहेंगे हाइकू मतलब क्या? ये जो मन कविता है इसका प्रकार जो है वह हाइकू है, ध्यान में रखिए। अगला है इसमें मतलब ये दोनों जब आप उत्तर लिखेंगे तो 1 अंक होगा। दूसरा है उत्तर लिखे खिले हुए क्या है? फूल। यहाँ पर आपको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। खिले हुए फूल है, मंझधार में डोले कौन? जीवन नैया। इस तरीके से बच्चों आप प्रश्न छुड़ा सकते हैं। दूसरा है ये 2 अंकों के लिए हुआ। यहाँ पर जो स्वमत मतलब अभिव्यक्ति दी गई है यह 2 अंकों के लिए होगी। प्रश्न पूछा गया है फागुन के महीने में प्रकृति रंगों से रंग जाती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। बच्चों यहाँ पर जो भी फागुन महीना होता है वहाँ का जो भी मौसम होता है कैसा होता है, वहाँ पर किस तरीके से ये जो सभी फूल है वे कैसे खिलते हैं, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मौसम के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो जो भी निसर्ग है, प्रकृति है, उसकी ओर ध्यान से देख लीजिए और इसके जवाब आसानी से लिख लीजिए, ठीक है नहीं। यहाँ पर भी हम पढ़कर बाद में इसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आप ये सभी जो स्वमत दिए हुए हैं अच्छी तरह से पढ़ ले और जवाब लिख ले। तो इस तरह से बच्चों हमें गद्य और पूरक पठन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और सुलझाएंगे, साथ ही साथ लिखेंगे और अच्छे अंक हासिल करेंगे। धन्यवाद।